नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद एसडीएम में आप सभी का स्वागत है। हम लोग अंतर्राष्ट्रीय संगठन एवं संस्थान में चल रहे हैं। आज उसमें हम लोग पढ़ेंगे G7 के संबंध में। कारण क्या है G7 के संबंध पढ़ने का? तो अभी G7 को लेकर लगातार चर्चा में चल रहा है। G7 को अभी चर्चा में रहने का कारण क्या है? तो G7 का चर्चा में रहने का कारण अभी यह है, कोरोना महामारी के कारण लगातार अमेरिका जो है वो चीन पर कटाक्ष कर रहा है। वैसे अमेरिका और चीन दोनों के बीच में ऐसा नहीं कि कोरोना कारण ही वार्तालाप चल रही है, वैसे भी अमेरिका और चीन के बीच में शीत युद्ध मतलब कि व्यापार को लेकर चल ही रही थी और लगातार चल रही है। मतलब कि दोनों एक दूसरे के ऊपर कटाक्ष कर रहे हैं। लेकिन अभी हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जी के द्वारा यह घोषणा किया गया है। क्या उन्होंने कहा कि G7 जो है उसका डेट खत्म हो चुका है। मतलब कि G7 नाम का जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, जो संस्थान है या एक ग्रुप है, वह ग्रुप अब खत्म हो चुका है। अब इस G7 को क्या करना है? G7 को हमें G11 बनाना है। G11 बनाना है। तो इस कारण से उन्होंने क्या किया, ऐसा घोषणा किया। तो हम इन सारी बातों को जानने से पहले हमें सबसे पहले G7 के संबंध में जानना होगा। तो G7 के संबंध में हमें जानना है कि G7 है क्या और G7 का क्या कार्य है और कहाँ पर वह फेल्योर हुई। और अमेरिका के राष्ट्रपति ने इंडिया को कहा उनका सदस्य होने के लिए। तो इंडिया के लिए यहाँ पर क्या उद्देश्य है, इंडिया क्या मतलब क्या भारत सरकार जो है क्या इस ग्रुप में शामिल होना चाहती है, यदि वो शामिल होना चाहती है तो उनका क्या उद्देश्य है। इन सारी बातों को समझने से पहले हमें G7 के संबंध समझना होगा। तो ग्रुप ऑफ 7 नाम से ही स्पष्ट है। 7 मतलब क्या, 7 कंट्री इसमें होगा। तो इसका जो गठन हुआ था वो एकाएक गठन नहीं हुआ था, इसके पीछे का कुछ इतिहास है। हुआ क्या था, 1973 के आसपास में तेलों को लेकर किसके बीच, तो इजराइल और अरबी देशों के बीच एक युद्ध छिड़ गया था। उस युद्ध के दरमियान हुआ क्या था, तो ओपेक नामक जो एक संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज मतलब क्या, जो ईंधन का मतलब क्या पेट्रोल का जो निर्यात करने वाली जो एक संगठन है, इसने क्या किया, इस युद्ध के दरमियान मतलब क्या इस युद्ध के बीच में वेस्टर्न कंट्री के लिए तेलों के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया। तो हुआ क्या, $3 से सीधा तेल का दाम कितना बढ़ गया, $12, लगभग 400%। तेल का जो मूल्य में जो वृद्धि हुई, लगभग 400% तेल के दामों में वृद्धि हो गई। किस कारण से, तो इजराइल और अरबी देशों के बीच जो युद्ध हुआ था उस दरमियान ओपेक नामक जो संगठन था, इसने क्या किया, वेस्टर्न कंट्री पर मतलब क्या पश्चिमी देशों को तेल निर्यात करने से प्रतिबंधित कर दिया। जिस कारण से हुआ क्या कि तेलों के दामों में अत्यधिक मात्रा में वृद्धि हो गई। और जैसे ही वृद्धि हुई तो हुआ क्या, तेल का संकट मंडराने लगा। तो इस घटना को देखते हुए फ्रांस के राष्ट्रपति महोदय उन्होंने क्या कहा कि एक ऐसा संगठन बनाया जाए, तत्कालीन जो राष्ट्रपति थे, एक ऐसा संगठन बनाया जाए जो भविष्य में ऐसी संकट से हमें फिर जूझना ना पड़े। तो हुआ क्या था, 1973 में इजराइल और अरबी देशों के बीच युद्ध हुआ था। किसको लेकर, तो तेलों के निर्यात, और उसने क्या किया, पश्चिमी कंट्री पर प्रतिबंध लगा दिया। 1975 में मतलब क्या 74 में चर्चा चला था क्या, तो फ्रांस के राष्ट्रपति वैलेरी जिस्कॉर्ड, इनके अगुवाई में एक संगठन बनाने के लिए एक वार्तालाप हुआ। तो 1974 में वार्तालाप हुआ, जिस वार्तालाप में लगभग 5-6 कंट्री के फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्रियों के द्वारा चर्चा किया गया कि भविष्य में ऐसा संकट दोबारा ना आए, इसके लिए हमें एक संगठन, एक ग्रुप बनाना चाहिए। 1975 में फ्रांस के राष्ट्रपति वैलेरी जिस्कॉर्ड की अगुवाई में एक संगठन का स्थापना किया गया। 1975 में पहली बार फ्रांस के रम्बोई-लेट में इसकी बैठक हुई। G7 का जो पहली बैठक हुई थी वो कहाँ हुई थी, तो फ्रांस के रैम्बोल्ट में। और पहली जो बैठक हुई थी इसमें कुल 6 सदस्य देश भाग लिया था। इसकी दूसरी बैठक में मतलब क्या G7 की दूसरी बैठक 1976 में कहाँ हुआ था, कनाडा। मतलब क्या दूसरी बैठक में 1976 में
इस समूह में G6 में कौन शामिल हुआ? कनाडा। कनाडा की राजधानी कहाँ? ओटावा। मुद्रा क्या है उसका? डॉलर। कनाडा शामिल हुआ इसकी दूसरी बैठक में। 1977 में यूरोपीय संघ शामिल हुआ। और G7 जो है यह एक अंतर सरकारी संगठन है, मतलब कि अंतर सरकारी संगठन के रूप में यह कार्य करती है। 1977 में यूरोपीय संघ इसमें शामिल हुआ। 1998 में रसिया शामिल हुआ। तो रसिया से पहले इस समूह को G7 के नाम से जाना जाता था। 6 कंट्री पहला बैठक में शामिल हुआ। 7वां कंट्री के रूप में कौन शामिल हुआ? कनाडा शामिल हुआ। टोटल कितना हो गया? 7 कंट्री, मतलब क्या G7। लेकिन 1998 में जब रसिया शामिल हुआ उस समय से इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो इसका नाम बदलकर कर दिया गया G8, ग्रुप ऑफ 8, मतलब क्या 8 कंट्रियों का, 8 महाशक्तियों का यह एक संगठन के रूप में यह कार्य करेगी। 1998 से लेकर लगातार इस संगठन को इस नाम से जाना जाने लगा। लेकिन 2014 में क्या हुआ? विवाद की स्थिति उत्पन्न। विवाद क्या हुआ? क्रीमिया को लेकर जो विवाद की जो स्थिति उत्पन्न हुई, उसके कारण रसिया को ग्रुप 8 से बाहर कर दिया गया। अब क्रीमिया विवाद क्या है? तो क्रीमिया जो है, क्रीमिया एक देश है। 1951 वर्ष पहले USSR सोवियत संघ रसिया था, जिसके अंतर्गत यूक्रेन, क्रीमिया ये सब मिलके एक था, जिसको USSR बोला गया। लेकिन 1991 में जब रूस अलग हो गया तो क्रीमिया चला गया यूक्रेन के अंतर्गत और रूस अलग हो गया। लेकिन रूस तभी से क्रीमिया को अपने अंदर लाने का प्रयास कर रहा था और अंततोगत्वा 2014 में रसिया ने क्या किया? क्रीमिया को अपने में शामिल कर लिया। इस कारण से, इस विवाद के कारण से ग्रुप ऑफ 7 या ग्रुप ऑफ 8 के द्वारा रसिया को बाहर कर दिया गया। किस विवाद पर? क्रीमिया विवाद पर। तो हम लोगों ने यह देखा कि जो ग्रुप 8 को ग्रुप 7 क्यों कहा जाने लगा। तो रसिया बाहर हुआ तो उससे इसे क्या कहा लगा? ग्रुप 7। अब हम लोग देखते हैं ग्रुप 7 का काम क्या, मतलब क्या G7 का काम क्या है। इसके काम के संबंध कहा गया है कि हर वर्ष, प्रत्येक वर्ष इसका मतलब क्या बैठक होता है, जिसमें राष्ट्र प्रमुख, इसके जो सदस्य हैं उसके राष्ट्र प्रमुख आपसी हितों से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए इकट्ठा होते हैं। और ऐसा नहीं कि सिर्फ आपसी हितों को लेकर ही यह बैठक बुलाई जाती है। आपसी हितों पर चर्चा करने के साथ साथ वैश्विक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक व जलवायु परिवर्तन व स्वच्छ ऊर्जा और महासागर को प्लास्टिक से किस प्रकार से मुक्त किया जाए, मतलब क्या इन सारी बातों को एक मंच पर एक साथ चर्चा करने के लिए इस समूह का बैठक प्रत्येक वर्ष बुलाया जाता है, जिसमें इस समूह के राष्ट्र प्रमुख भाग लेते हैं। हाँ, इसके बैठक में जो निर्णय लिया गया, इसका जो बैठक होता है वह 2 दिनों तक चलता है। और इसका बैठक उसी कंट्री में होगा, ना तो इसका कोई मुख्यालय है, ना ही इसका कोई कार्यालय है और ना ही इसका कोई अपना संविधान है G7 का। इसका बैठक क्रमबद्ध के क्रमवार होता है। जैसे इस वर्ष 2020 में क्या है, तो अमेरिका में इसका बैठक होगा 2020 में। तो कोरोना महामारी के कारण बैठक तो होगा नहीं, क्या होगा, सभी राष्ट्र प्रमुख वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक में पार्टिसिपेट करेंगे, मतलब क्या भाग लेंगे। तो प्रत्येक वर्ष इसका जो बैठक का जो क्रम है, इस वर्ष यदि अमेरिका में हुआ तो अगले वर्ष इसका बैठक फ्रांस में होगा। मतलब क्या, अपने जो 7-8 कंट्री है वो कंट्री में, और जिस कंट्री में बैठक होती है वही कंट्री उसकी अध्यक्षता करता है, हमें यह भी ध्यान रखना है। दूसरी बात, जिस कंट्री के पास अध्यक्षता होगा उस कंट्री के पास यह स्पेशल पावर दिया गया है कि वह कंट्री जिस कंट्री को चाहे निमंत्रण दे सकता है इस बैठक में भाग लेने के लिए। सिर्फ भाग लेने के लिए निमंत्रण दिया जा सकता है, ऐसा नहीं कि G7 में शामिल करने के लिए, भाग लेने के लिए क्या किया जा सकता है, निमंत्रण दिया जा सकता है। तो यह हुआ क्या, G7 का बैठक कब होता है, कितने दिनों तक चलता है और किन किन मुद्दों पर G7 के द्वारा चर्चा किया जाता है। अब हम लोग देख रहे हैं G7 के संबंध में, तो पूरी दुनिया की
लगभग 40% जीडीपी, पूरा वर्ल्ड का लगभग 40% जीडीपी इन्हीं 7 देशों से, मतलब क्या, ग्रुप ऑफ 7 से है। और पूरी दुनिया की 1/10 जनसंख्या जो है इन्हीं 7 देशों में क्या करती है, वास करती है या निवास करती है। 7 कंट्री अब रहा कौन कौन सा है, तो इसका मेरे द्वारा एक सिंपल ट्रिक है, फुगी सीजे। आप अपने मन से भी ट्रिक बना सकते हैं। एफ मतलब फ्रांस, यू मतलब यूएसए, एफ मतलब फ्रांस, यूएसए, और यू मतलब यूके, यूके मतलब क्या, यूनाइटेड किंगडम। जी मतलब क्या, जर्मनी, आई मतलब इटली, सी मतलब कनाडा, और जे मतलब क्या, एशियाई कंट्री जो है वह कौन सा है, तो वह एकमात्र एशियाई कंट्री है जो G7 का सदस्य है। वह कंट्री है कौन सा, तो जापान। जापान को सूर्य उदय वाला देश भी कहा जाता है जापान को। और जापान 4 द्वीपों पर स्थित है। जापान जो है देश, यह 4 द्वीपों पर स्थित है। और जापान की राजधानी कहाँ है, तो टोक्यो जापान की राजधानी है। और इस वर्ष जो है ओलंपिक होने वाला भी था, लेकिन वह क्या किया गया, कोरोना महामारी का वह कैंसिल कर दिया गया। तो यह 7 कंट्री वर्तमान में है, किसमें, G7 में। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जी के द्वारा इन 4 कंट्रियों को इसमें शामिल करने के लिए कहा गया है। किन 4 कंट्रियों को, आर मतलब क्या, रसिया, जिसको हम शॉर्ट बोल सकते हैं RASI, राशि, RASI राशि। तो आर मतलब रसिया, ए मतलब ऑस्ट्रेलिया, एस मतलब साउथ कोरिया, और आई मतलब हमारा प्यारा भारत, मतलब क्या, इंडिया। तो 7 और 4 11। तो G11, ट्रंप का कहना क्या है कि G7 खत्म हो चुका है, अब इस G7 को हमें बदलकर G11 करना है। लेकिन यूनाइटेड किंगडम और कनाडा, यह 2 कंट्री, यूनाइटेड किंगडम और कनाडा और जापान भी, यह 2-3 कंट्री रसिया को लेकर पुरजोर तरीका से विरोध कर रही है। क्या विरोध कर रही है, कि रसिया को इसमें शामिल नहीं होने दिया जाएगा। हमने अभी यह कहा कि जिस कंट्री के पास होस्ट करने का मौका रहता है वो कंट्री किसी भी कंट्री को निमंत्रण दे सकता है, ना कि शामिल करेगा। शामिल तभी होगा जब 7 के 7 कंट्री सहमत होंगे, तभी कोई कंट्री शामिल हो सकता है। तो यूके, कनाडा और जापान क्या कर रही है, यह रसिया को लेकर यह सस्पेंस दे रही क्या, कि रसिया को शामिल हम नहीं होने देंगे। कनाडा पुरजोर तरीका से विरोध कर रही है। तो ऐसा लग रहा है कि G11 का निर्माण ना हो करके कहीं G10 का निर्माण ना हो जाए। अभी यह भी नहीं कहा जा सकता है कि G11 का निर्माण हो ही जाएगा। अभी यह प्राथमिक स्तर पे, मतलब कि अभी तो सिर्फ वार्तालाप ही चला है। ट्रंप जी हमारे मोदी जी को निमंत्रण दिए हैं कि आप इसमें शामिल होइए। अब भारत यह देखने का प्रयास करेगा कि जो G11 में जो हम शामिल होंगे या G10 में जो भी बने, G11 या G10, उसमें जो हम शामिल होंगे, तो सबसे पहले भारत को यह समझना होगा कि जो G11 का मुख्य उद्देश्य क्या है। कहीं G11 का उद्देश्य सिर्फ चाइना का बाइकआउट करना तो नहीं है। यदि ऐसा है तो भारत इसमें शामिल नहीं भी हो सकता है, क्योंकि भारत डायरेक्ट रूप से चीन का विरोध नहीं कर सकता है। कारण क्या है कि भारत का जो सीमा है वह चीन से बहुत लगा हुआ है, और दोनों देश अमेरिका और चीन, इन दोनों के बीच में भारत नहीं पड़ना चाहेगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में लगातार ट्रेड युद्ध चल रही है। तो इन दोनों के बीच में मोहरा बनने का प्रयास भारत नहीं करेगा। यदि अमेरिका यह चाह रही है कि चीन तो लगातार विस्तारीकरण कर ही रही है अपनी, कि जो चीन का जो बढ़ता जो रेट है, मतलब क्या मार्केट पर, मतलब क्या दुनिया पर जो प्रभाव पड़ रहा है, इसे कम करने के लिए हमें G11 बनाना है। तो हर संभव भारत क्या करेगा, इससे पीछे हटेगा। लेकिन यदि इसका उद्देश्य सही होगा तो भारत सरकार के द्वारा या भारत के द्वारा इसमें शामिल होने की अनुशंसा की जाएगी। और अमेरिका लगातार चीन पर आरोप लगा रहा है, कोरोना के लेकर हो या जो भी हो। भारत सरकार और चीन के बीच भी अभी मतभेद हुआ था कुछ ही दिन पहले बॉर्डर को लेकर।
लद्दाख तक उसकी भी सेना बढ़ा दी गई थी और भारत सरकार की भी सेना बढ़ा दी गई थी। तो 2 दिन पहले चीन की सेना क्या हुई, पीछे हटी और भारतीय सेना भी पीछे हट गई। इस दरमियान अमेरिका गवर्नमेंट के द्वारा क्या बोला गया, राष्ट्रपति के द्वारा, कि हम भारत की तरफ से मतलब क्या हम मध्यस्थता करने के लिए तैयार हैं भारत और चीन के बीच सीमा को लेकर। लेकिन भारत सरकार ने तुरंत इसका जवाब दिया कि हमें किसी की जरूरत नहीं है, मतलब क्या हम दोनों के विवाद में किसी तीसरी की जरूरत नहीं है, हम अपना विवाद सुलझाने के लिए सक्षम हैं और यही होना भी चाहिए। एक सॉवरेन स्टेट का मतलब यही होता है कि आप अपना वैदेशिक नीति, आप अपना सीमा नीति या अपना आर्थिक नीति, मतलब सारी नीति बनाने का जो क्षमता है या निर्णय लेने की जो क्षमता है वो आपके अंदर होनी चाहिए, ना कि किसी दूसरे देश पर। जैसे ही भारत यदि कहेगा कि आप मध्यस्थता कीजिए तो ये तो गलत बात है। इस कारण से भारत ने तुरंत विरोध किया, क्या कि हमें किसी भी तीसरे की जरूरत नहीं है मध्यस्थता करने के लिए, और भारत ऐसा चाहेगी भी नहीं कि चीन के साथ उसका संबंध खराब हो, क्योंकि चीन और भारत के बीच एक अच्छा संबंध भी है और प्राचीन से भी है और अभी वर्तमान में भी है। थोड़ा मोड़ा सीमाओं को लेकर चर्चा चल रही है और वह भी वार्तालाप से ही इस बात को या इस विवाद को भी सुलझा लिया जाएगा भारत के द्वारा। तो भारत यदि देखे कि G11 का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ चीन को पीछा करना है तो भारत इसका मेंबर नहीं बनना चाहेगा। हाँ, भारत को मेंबर बनने से एक फायदा क्या है, वैश्विक स्तर पे भारत का एक वैल्यू बढ़ेगा, मतलब क्या भारत को एक अलग रूप में जाना जाएगा। क्यों, तो यह जो 7 कंट्री है और यह जो 4 कंट्री, यह सब शक्तिशाली कंट्री, और इस समूह में यदि भारत शामिल होता है तो वैश्विक स्तर पर भारत का एक मान, प्रतिष्ठा, सम्मान एक अलग दृष्टिकोण से और सभी ऑर्गेनाइजेशन में, संगठनों में देखा जाएगा। तो इन उद्देश्यों से भारत अपना सब कुछ देखकर भारत सरकार एक निर्णय लेगी, और अभी तो यह G11 प्राथमिक स्तर पे ही है, आगे इसका गठन के चर्चा में जो भी होगा हम लोग लगातार अपडेट होते रहेंगे। तो आज हम लोगों ने G7 के संबंध में देखा, और यहाँ सब प्रश्न क्या बनता है सो देख लीजिए। सबसे पहला प्रश्न बनेगा कि G7 में कुल कितना देश शामिल है, या वो पूछेगा कि G7 में एक बात एशियाई देश अभी वर्तमान में कौन है, तो जापान है। दूसरा प्रश्न बनेगा G7 की स्थापना कब हुई, तो 1975 में हुई थी। कुल कितना कंट्री था, 6 कंट्री था। 7वां कंट्री कब जुड़ा, प्रश्न बनेगा 1976 में। कौन जुड़ा, तो कनाडा जुड़ा। फिर पूछेगा G7 G8 कब बना, तो 1998 में बना, मतलब क्या 1958 में। कौन जुड़ा, रसिया जुड़ा। फिर यहाँ से प्रश्न बनेगा कि रसिया कब बाहर हुआ G8 से, जिसको अभी वर्तमान हम लोग G7 बोलते हैं, तो 2014 में। किस विवाद के कारण रसिया बाहर हुआ, तो क्रीमिया विवाद को लेकर रसिया बाहर किया गया। फिर पूछेगा कि G7 में अभी हाल ही में किन 4 देशों को शामिल करके G11 बनाने की घोषणा की गई है, तो RASI, राशि हम बोल देंगे, R से रसिया, A से ऑस्ट्रेलिया, S से साउथ कोरिया, I से इंडिया। एक I यहाँ भी है, एक I यहाँ भी है, कंफ्यूज नहीं करना है। यहाँ मतलब इटली ऑलरेडी पहले से है, और यह I मतलब क्या, इंडिया। और यहाँ से प्रश्न अब यह बनेगा कि G7 में पूरी दुनिया का कितना प्रतिशत GDP, तो 40%। फिर प्रश्न बनेगा G7 का स्थापना किस विवाद के कारण हुआ, तो इजराइल और अरब देशों के बीच तेलों की निर्यात पर को लेकर जो हुआ विवाद, इसके कारण। तो इन सभी प्रश्नों को आपको PT जब एग्जाम होगा, 1 लाइन एग्जाम, इस एग्जाम से पूछा जा सकता है। धन्यवाद।